बड़ी खबर आ रही है ईरान को लेकर। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। अब हद पार हो गई है। ट्रंप की तरफ से कहा गया ईरान के लिए स्टारलिंक भेजने पर चर्चा ट्रंप ने की है। और आपको बता दें कि ईरान ने बातचीत के लिए फोन किया है। परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए ये फोन किया गया है और अब लगातार मुलाकात और बातचीत का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एक तरफ ईरान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ वहां की आवाम सड़कों पर है। अयतुल्लाह अली खामनी का विरोध किया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने का काम वहां के प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। इसी बीच ईरान को लेकर ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि एक तरफ ईरान जो है इस वक्त जल रहा है और ईरान के लिए स्टारलिंक भेजने पर चर्चा ट्रंप कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जल्द ही अमेरिका ईरान पर हमला भी कर सकता है, जिसको लेकर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी गई है। हालांकि अगला फैसला अमेरिका का ही होगा, लेकिन सभी की नजर ये है क्योंकि जिस तरीके से तनातनी बनी हुई है और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका इसका बदला लेकर रहेगा। तो ईरान ने बातचीत के लिए अब देखने वाली बात कि रास्ता किस तरीके से खुला है। परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए ये फोन होगा और ईरान के लिए स्टारलिंक भेजने पर भी ट्रंप चर्चा कर रहे हैं। और सभी की नजर इस बात पर है कि क्या वन टेबल टॉक से बातचीत यानी कि समस्या का समाधान निकल सकता है या फिर जो तनातनी अभी बनी हुई है क्या वो उसी तरीके से बरकरार रह सकता है। तो ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है क्योंकि इस तरीके से अब तक कई बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ चुके हैं। लगातार रस्साकसी जो है दोनों मुल्कों में देखने को मिल रही है और ईरान के लोग जो है प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार सड़कों पर हैं। इस बीच हमने कई ऐसी तस्वीरें भी देखी सोशल मीडिया पर कि अयतुल्लाह अली खामनी के खिलाफ किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, खासतौर पर वहाँ की खवातीन जो है आज़ादी की मांग कर रही है। इससे पहले भी वो तमाम तस्वीरें सामने आई जिसमें अयतुल्लाह अली खामनी की तस्वीर को जलाया गया और उसी से महिलाएं वापस सिगरेट जलाती हुई भी नजर आई, वो भी तस्वीरें सामने आई। दूसरी तरफ अब अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर जरा भी अटैक ईरान की तरफ से होता है तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खबर ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि ईरान पर कहां कहां अटैक किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में कई ऐसे एयर स्पेस है जहां पर अमेरिका जो है तैनात है और वो वहां से आसानी से ईरान पर कभी भी अटैक कर सकता है। हालांकि देखने वाली बात कि क्या बातचीत से समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर अमेरिका को कड़ा रुख ईरान के खिलाफ उठाना पड़ेगा। हालांकि अयतुल्लाह अली खामनी की तरफ से साफ तौर पर कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया तो हम शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। और लगातार तनातनी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, विरोध का इजहार कर रहे हैं और लगातार सरकार जो है सरकार के खिलाफ ये विरोध जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस बीच जो है ईरान पर हमले की योजना भी अमेरिका की तरफ से बनाया गया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर ईरान में इस तरह की तस्वीरें क्यों देखी जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल एस सोडी डिफेंस एक्सपर्ट है, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी अरविंदर जी। लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान में जो स्थिति बनी हुई है, हालात सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। सबसे मुख्य वजह आपको क्या लग रहा है वहां पर? दरअसल ईरान में हालत इसलिए खराब है क्योंकि अमेरिका जो है वहाँ वर्चस्व चाहता है पूरे ही मिडिल ईस्ट पे। हम्म। ये ईरान और अमेरिका की दुश्मनी क्या हुई इसके पीछे की वजह भी हमें पता है, क्योंकि जो ईरान है वो दरअसल इस्लामिक मुल्कों का लीडर बनना चाहता था। उसकी टक्कर में सऊदी अरेबिया और कुछ और देश दावा करते थे, तुर्की जैसे। तो ईरान जो है पूरे ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए ये हुआ कि वह बहुत सारे जो प्रॉक्सीज हैं उनको वह सपोर्ट करने लगा और वो अमेरिकी हितों के खिलाफ था। तो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी वहां से शुरू होती है। और क्योंकि इज़राइल है उसका वहां पे एक जबरदस्ती थोपा हुआ मुल्क है वहां पे। हम्म। ये सब कॉलोनियल पीरियड की ये सारी दिक्कतें हैं, तो वो हैं। तो ईरान हमेशा इज़राइल के खिलाफ भी बोलता रहा है और हम जानते हैं कि जो इज़राइल के जो काफी ज्यूस लॉबी है वो हम्म। अमेरिका में काफी ताकतवर है। तो ये तमाम चीजें थी, पर यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कोई अमेरिका ईरान में आके वहां के लोगों के लिए कोई कुछ अच्छा कर रहा है या ऐसा नहीं है। हम्म। उसके अमेरिका के अपने हित हैं, खासकर जो पूंजीपतियों के हित हैं। ठीक वैसे ही ईरान बहुत लंबे समय से 19 के डिकेड से ही टारगेट पे था, जब से इराक को
इसमें अमेरिका ने नेस्त नाबूद किया और उसकी लूट खसोट की तेल के लिए, और बुरी तरह से मोर्चा खसोटा। उसके बाद में ईरान पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था। पर अब अमेरिका को लगता है कि जो विश्व व्यवस्था है वह उसके फेवर में है और वह ऐसा कर सकता है। तरुण मुझे। ठीक है सोरी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि तनातनी बढ़ती जा रही है और इस बीच जो है बकायदा अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को जो एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि वो ईरान पर किस तरीके से हमला कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में कहाँ कहाँ पर तैनाती है अमेरिका बेस की, जहां से वो इजीली अमेरिका यहाँ पर ईरान पर हमला कर सकते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में वन टेबल टॉक की कोई गुंजाइश बची हुई है? जय हिंद तरन्नम जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। भारतीय सभ्यता संस्कृति संस्कार में बताया जाता है कि अगर किसी घर के अंदर दिक्कतें हो तो बाहरी उसका पूरा फायदा उठाते हैं। यही चीज वेनेजुला में हुई, यही चीज नेपाल में हुई, बांग्लादेश में, और यही चीज अब ईरान में हो रही है। 47 साल से जिस तरह से ईरानी हुकूमत ने अपनी प्रजा को दबा के रखा, उन पे पाबंदियां लगाई, वो बांध अब टूट चुका और उनकी जनता अब सड़कों पे आ चुकी है। और यही वो मौका है जिसकी तलाश अमेरिका और इजराइल कई दशकों से कर रहे थे, क्योंकि दोनों इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। बल्कि पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका के दुश्मन रूस और चीन नहीं है, अमेरिका का दुश्मन ईरान है। तो यह बहुत अच्छा मौका ईरान की हुकूमत ने खुद अपने हाथों से इजराइल और अमेरिका को दिया है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, यह बिल्कुल मुमकिन है कि अगर ईरान की हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी तो अगले कुछ समय में ईरान और इजराइल मिलकर ईरान पे सैनिक हमला कर सकते हैं। ऑलरेडी इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल रात को राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पूरी ऑपरेशन ब्रीफिंग दी है। यह हमला कैसे होगा। 7 जनवरी से लगातार रूस अपने दूतावास से लोगों को इजराइल से निकाल रहा है। बड़ी तादाद में अमेरिका से और यूनाइटेड किंगडम से फाइटर, लड़ाकू विमान और बॉम्बर एयरक्राफ्ट इजराइल पहुंच चुके हैं, ओमान पहुंच चुके हैं। कतर में जहां पे पिछले महीने तक 10,000 अमेरिकी सैनिक थे, उसकी तादाद पिछले 2 हफ्ते में 30,000 हो गई है। तो डेफिनेटली ईरान की हुकूमत ने अगर अमेरिका की बात नहीं मानी, हम कुछ समय पे ईरान में एक बड़ा सैनिक हमला देख सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा बदल सकती है। जावेद साहब, मैं आऊंगी आपके पास अब कि किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ईरान में जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई वहां पर कट्टरपंथी जो है अपने चरम पर है? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि वहां पे हालात जो वो एकदम इस तरह से खराब नहीं हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होते रहे। और हमने शिद्दत इसकी पहले तब देखी जब कुछ साल पहले ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे, उनके ड्यूक्स के हवाले से, जो उनकी पॉलिसी है उसके हवाले से। तो आहिस्ता आहिस्ता ईरान की जो मैशियत है, जो उनकी इकोनॉमी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिपल होती रही है। ठीक है कि उनके पास तेल है, वो इस लिहाज से माला माल मुल्क भी रहे, लेकिन ये है कि जब आपके अवाम आपके खिलाफ हो जाए, जब आपका रियाल इस तरह से डीवैल्यू हो जाए, जब अनएम्प्लॉयमेंट के हुकूमत के पास कोई हल ना हो, तो इस तरह के जो मसले वो इस तरह सामने आते हैं। और हमने देखा है आखिरी महीने से जिस तरह से अवाम वहां पर सामने आ गए। और मैं सोडी साहब की भी एक बात से यहाँ पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए, ईरान का इनकलाब आया 1979 में, और हम सबको पता है कि वहां पे खास किस्म की हुकूमत होती है, एक खास किस्म का इक़्तिदार होता है। लेकिन बात यह कि अब 45 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ईरानी अवाम को भी ये इस तरह लग रहा है कि वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है। उनका जो समाज है उसमें घुटन भी है। और बाकी जिस तरह अरविंद जी ने बात की कि ऑब्वियसली जब इस तरह के हालात होते हैं, तो अमेरिका तो 1979 से उनके खिलाफ था। अब जो हमने जून 2025 में इसराइल ईरान की जंग देखी है, तो ईरान के बहुत ज्यादा दुश्मन भी हो चुके हैं। तो मैं नहीं तो समझता सर हूँ ये अच्छी बताइए बात है। कि जावेद साहब एक चीज क्लियर करिएगा, क्या पाकिस्तान ईरान के साथ है? देखिए, हम ईरान के साथ हैं बिल्कुल, लेकिन हम इस हद तक। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं इसमें ये कह रहा हूं कि ईरान के साथ हम हैं बिल्कुल इस हद तक कि ईरान को अपने मसले हल करने चाहिए, और जहां भी बातचीत से रास्ता निकलता है, ईरान की जो हुकूमत है उसको उस पर सोचना चाहिए। देखिए, ईरान हमारा हमसाया है। अगर वहां पे
किसी किस्म की इस तरह की गड़बड़ होती है, हालात इस तरह से खराब होते हैं, कोई इस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली उसके असरात जो वो हम पर भी होंगे और जो ईरान के दूसरे हमसाए हैं वो उन पर भी होंगे। तो हम तो एक पीसफुल हल चाहते हैं इन तमाम मसलों का। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जावेद साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ है। क्या लगता है अगर आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, कौन कौन से वो तमाम ममालिक हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं? देखिए तरन्नुम जी, हम्म। अभी ईरान के साथ तो रूस और चीन भी नहीं है, हम्म। जो बहुत ही ताकतवर अच्छा, मुल्क माने जाते हैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ अरविंद जी, एक कंपैरिजन में। चीज और समझाइएगा आप। जी अगर पाकिस्तान ईरान के साथ जाता है तो क्या पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती खराब नहीं होगी? उस पर भी गौर फरमाइएगा जी। जी बिल्कुल तरन्नुम जी, बात ऐसी है कि हम्म। रूस और चीन जैसे मजबूत मुल्क भी अमेरिका के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं। हम्म। और न भारत के जो विदेश मंत्रालय ने तो इतना बहुत ही सीधा सा वो बयान दिया है कि उसमें अमेरिका बिल्कुल भी नाराज ना हो, बस उसकी निगाह है और वो चिंतित है, ऐसा बयान दिया है विदेश मंत्रालय में। हम्म। ऐसे में पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी रिस्क ले सकता है कि वह अमेरिका के खिलाफ जाए, पर खुले तौर पर पाकिस्तान की सरकार इसे नहीं कहेगी। इसका कारण ये कि जो पाकिस्तान की जो ज्यादातर आवाम है वो प्रो ईरान है। हालांकि हम्म। वहां पे पूरी तरीके से जो शिया मुल्क हैं और हम्म। उसी तरीके की सरकार है, पर वो बाकी इस्लामिक जितने भी मुल्क हैं उनसे थोड़ा सा अलग है ईरान। और उसमें ये जो इस्लामिक स्टाइल का जो वहां पे 79 में जिसका जिक्र जावेद साहब ने किया है, जो रिवोल्यूशन हुआ था, वो दरअसल फेडरलिज्म के खिलाफ था, तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज थी और उसकी वजह से ईरान को काफी डेवलपमेंट भी हुआ बाकी इस्लामिक मुल्कों के मुकाबले में। और पर दूसरा ये कि जब उसने सारे ही इस्लामिक स्टेट्स का जब उसने एक तरीके से लीडरशिप लेने की कोशिश की, हम्म। तब बहुत सारी चीजें धीरे धीरे उसके खिलाफ होती चली गई। और अभी के हालात में मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस हुकूमत को सपोर्ट करना पसंद करेगा और कोई बड़ा रिस्क लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हैं जो कि अमेरिका से जुड़े हुए हैं। हम्म। और बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, पाकिस्तान ही क्या, दुनिया के बहुत सारे मुल्क अमेरिका के खिलाफ जाना पसंद नहीं करेंगे तरन्नुम के। ठीक है जावेद साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सोरी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी अभी। अगर मान लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर लिया, तो ईरान का डिफेंस कितना मजबूत है कि वो जवाबी कार्रवाई जो है अंजाम दे सकता है? किस तरीके से, अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें, अमेरिका और ईरान के डिफेंस सिस्टम को? देखिए तनन जी, ईरान का अपना सैनिक शक्ति तो अच्छी है, हम्म। लेकिन अमेरिका ने जो पिछले साल जो ये 12 दिन की जंग इजराइल के साथ हुई थी और एक एक सैनिक हमले अमेरिका ने ईरान पे किए थे, ईरान ने अमेरिका पे किए थे, उसमें अमेरिका ने अपनी पूरी सैनिक तादाद का इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये जो जंग होगी इसमें इजराइल और अमेरिका खुले तौर पे अपनी पूरी सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ईरान में। ईरान ऑलरेडी पिछले साल के 12 दिन के युद्ध के बाद इजराइल के साथ आर्थिक तौर पे टूट चुका है। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसका मुख्य कारण है कि ईरान में जो अर्थव्यवस्था है पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि जो 12 दिन का युद्ध हुआ इजराइल के साथ, ईरान को बहुत क्षति पहुंची, उसकी बिल्डिंगें कहीं बर्बाद हुई, उसको सारा रिकंस्ट्रक्ट करने में जो पैसा लगा उससे पूरी जो उसकी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था बची थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और इसका जो फर्क है वो उसके आम नागरिकों पे आ रहा है और तभी वो सड़कों पे आ रखे हैं। तो ईरान इस वक्त सैनिक तौर पे तो इतना मजबूत है नहीं, और जैसे अरविंद जी ने सही कहा, रूस और चीन तो ईरान के साथ कभी नहीं आएगा। बल्कि बहुत कहा जाता है कि जब इंसान दुख में होता है कोई उसके साथ नहीं होता है, यही चीज देशों के साथ होती है। जो देश पे ऐसी काया आने वाली है कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं होता है। हमने देखा चीन ने कितने अरबों का निवेश किया वेनेजुला में, वेनेजुला की मदद के लिए बिल्कुल नहीं पहुंचा। रूस तो आप छोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि क्या ईरान मिडल ईस्ट भी नहीं आएगा ईरान के पक्ष में? हाँ जी, क्या मिडल ईस्ट भी नहीं आएगा ईरान के पक्ष में? आपका बहुत प्रश्न अच्छा है तनन जी। मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं, 21 में से 13 इस्लामिक देश हैं और 8 नॉन इस्लामिक देश हैं। बिल्कुल। 21 में से 20 देश मिडिल ईस्ट के अमेरिका के साथ हैं। एक सिर्फ ईरान है अकेला मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के खिलाफ है। तो वैसी मिडिल ईस्ट से कोई ईरान के साथ नहीं आएगा, चीन और रूस वैसे ही नहीं आएंगे। तो ईरान तो इस वक्त बिल्कुल अकेला खड़ा है। ईरान की तो मैं कहूंगा समझदारी ये होगी अमेरिका से बातचीत करके इस मसले को हल कर ले, अन्यथा अमेरिका और इजराइल तो सैनिक वार के लिए पूरी तरह तैयार है।
जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि अरविंद जी भी ने जिक्र किया, सोडी जी ने भी जिक्र किया कि किस तरीके से कौन कौन से वो तमाम ममालिक हैं जो ईरान के पक्ष में आ सकते हैं। पाकिस्तान किस बुनियाद पर, यानी कि आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि आप लोग ईरान के साथ हैं? देखिए, अगेन मैं वही बात करूंगा, हमारी जो इसमें बेस बनती वो सिंपल ये बनती है, ईरान हमारा हमसाया है। और मैंने इसमें यही कहा था कि अगर आपके हमसाये में इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो उसका असर जो होता है वो दूसरे हमसायों पे कोई इतना अच्छा होता नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पिछले साल नहीं, तो जून आपको नहीं लगता कि में अमेरिका से आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं? मैं वही बता रहा हूँ जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसमें यह था कि जब पिछले साल हमारे पीएम और हमारे सीडीएम अमेरिका के दौरे पे गए थे ट्रंप साहब की दावत पे, तो वहां पर मिडिल ईस्ट के हवाले से भी बात हुई थी, ईरान का जो क्राइसिस था उसके हवाले से भी बात हुई थी। और हमारी हुकूमत ने ट्रंप साहब को एडवाइस यही दी थी कि आप इस मसले को बातचीत से हल करें, क्योंकि ट्रंप साहब ने एडवाइस मांगी भी थी। तो हमारा आज भी वही इस बारे में मौकिफ है कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल हो तो आपको पता है, आपने 2001 में अफगानिस्तान देखा, 2003 में आपने इराक देखा, उससे कुछ हल होने वाला नहीं, बल्कि क्राइसिस कई दहाइयों पे फैल जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पे और कहूंगा कि देखिए, ये बात सही है कि अभी आपने कहा कि अमेरिका और ईरान का आपस में कंपैरिजन क्या है, तो माजरत के साथ ईरान के पास वो उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं जब आपके सामने अमेरिका हो। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे चीन और रूस का किरदार इस लिहाज से अहम है कि अगर वो समझते हैं वाकई कि दुनिया इस तरह से यूनिपोलर होके नहीं चलनी और ये एक तरह की मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना रोल जो है वो अदा इस तरह से करना होगा और अमेरिका को कायल करना होगा ईरान को भी कि इस मसले को बातचीत से हल कर। अरविंद जी, इत्तेफाक रखते हैं आप जावेद साहब के बात से? देखिए, चीन और रूस का जैसे कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि वो कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। हाँ, बयानबाजी जरूर होगी। और पाकिस्तान की जो घरेलू पॉलिटिक्स हैं उसको देखते हुए भी बहुत सारे पाकिस्तान की तरफ से बयान वगैरह जरूर आएंगे और कहेंगे कि ईरान हमारा पड़ोसी, ये सब जल्दी हो, बातचीत शुरू हो। ये तमाम चीजें तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमेरिका ये सोच के कुछ ध्यान नहीं देगा कि पाकिस्तान की ये घरेलू मजबूरी है, तो ये होगा। पर चीन और अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत लगभग दुगना असर है। तो चीन किसी भी तरीके से उलझने के बिल्कुल फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर यह शुरू करता है अमेरिका से अगर लड़ाई, तो चीन के बहुत सारे जो हित हैं जो लैटिन अमेरिका में बिखरे हुए हैं या अफ्रीका में बिखरे हुए हैं, वहां पे वो अमेरिका को काउंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए चीनी एकदम पूरी तरीके से है, जब तक वो दक्षिण चीन सागर तक अमेरिका नहीं पहुंच जाता है, जो कि अमेरिका का टारगेट भी है, तब तक चीन कुछ खास करेगा नहीं। रूस पहले से ही परेशान है और उसको अभी उस हालात में नहीं है कि वो अमेरिका को कोई सीधा सीधा कोई जवाब दे या कहे। हाँ, बयानबाजी चलती रहेगी, पर अभी ये हकीकत बिल्कुल। है कि अमेरिका का मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं है। पर यह भी हकीकत है कि जहां जहां जिंदा मुल्कों पे अमेरिका ने हुकूमत करने की कोशिश की है, अमेरिका को वहां से भाग के जाना पड़ा है, चाहे वह वियतनाम हो, चाहे वह अफगानिस्तान हो। और अगर वहां की जो अवाम है उसकी मर्जी के खिलाफ अगर अमेरिका वो करेगा जो इराक में किया है, तो उसे भी 1 या 2 दशक बाद में वापस इराक से भी जाना पड़ेगा। यह भी सच है। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कि बातचीत से समस्या का समाधान निकलता है या नहीं, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ईरान की तरफ से क्या कुछ अब रहने वाला है, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। वक्त की बेहद कमी है। जावेद साहब, अरविंद जी और सोडी साहब, आप दोनों ने तीनों ने बहुत कीमती वक्त दिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।